समारोह के दौरान हुई फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना ले जाने के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद से जमकर बवाल हो रहा है। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई और गोली लगने से बच्चे की मौत हो गई। और इस हादसे के बाद से, इस घटना के बाद से लगातार लोगों में गुस्सा भी है। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। तो देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि जश्न के माहौल में हथियारों का क्या काम है। इसके साथ साथ सवाल और भी कई हैं कि जश्न के माहौल और रोक के बाद भी बार बार फायरिंग क्यों होती है। सवाल यह भी है कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। और चंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंदन, सवाल कई है कि जब शादी, जश्न या कोई खास मौका होता है उस पर फायरिंग हो जाती है, लोगों की मौत तक हो जाती है, लेकिन लोग सुधरने का अभी नाम नहीं ले रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की गांव में देर रात शादी समारोह थी। उसी शादी समारोह में जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। तभी जो युवक है वो अंधाधुंध जो हथियार है उससे फायरिंग कर रहे थे। उसी दौरान उस बच्चे को गोली लगी। घटना के बाद एक तरह से कहें तो शादी का जो माहौल था उसमें अचानक भगदड़ की मदद से उस बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको पटना रेफर कर दिया, जहां की इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद जो ग्रामीण है, परिजन है, वो काफी आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने जो सड़क आरा सासाराम मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया। तकरीबन 3 घंटों से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग काफी परेशान है। यहाँ तक कि लोग इतने आक्रोशित है कि वो आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सड़क पर आगजनी करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है उनको बुला। जी, चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, शादी समारोह के दौरान फायरिंग होती है और गोली लगी और एक बच्चे की मौत इस मामले में हो गई है। अब बात है एक वायरल वीडियो की, जिसमें एक युवक हथियार लहराते हुए गांव वालों को धमका रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इस शख्स को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। वीडियो बेगूसराय जिले के मंसूरचक के तेमुहा अय्यापुर का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन हथियार लहराकर गाली गलौज करने वाले युवक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल है और सवाल ये है कि हथियार लहराने वाले पर कार्रवाई कब होगी। और सवाल ये भी है कि रोक के बाद भी बार बार ये प्रदर्शन और क्यों हो रहे हैं और क्या पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो चुका है, गिरफ्तारी कब होगी, ये भी सवाल बना हुआ है। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां ऑटो स्टैंड पर महिला सिपाही की पिटाई की गई। ऑटो ड्राइवर पर पिटाई का आरोप लगा है। महिला सिपाही ने थाने में आवेदन दिया है। गर्दनीबाग में पोस्टेड महिला सिपाही है। आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश जारी है। तो देखिए, दानापुर से बड़ी खबर, जहां ऑटो ड्राइवर पर पिटाई का आरोप लगा है कि उसने महिला सिपाही की पिटाई की। महिला सिपाही ने थाने में आवेदन दिया है। गर्दनीबाग में पोस्टेड महिला सिपाही है। आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है। तो ऑटो ड्राइवर जिसने महिला सिपाही की पिटाई कर दी और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब छानबीन करने में जुटी हुई है। ऑटो स्टैंड पर बताया जा रहा है कि महिला सिपाही की पिटाई कर दी गई। ऑटो ड्राइवर पर यह आरोप लगा। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, किस बात को लेकर के महिला सिपाही की पिटाई हुई, क्या पूरा विवाद हुआ था, अभी क्या अपडेट? जी देखिए, निशु कुमारी ने जिस तरह से बताया उसके अनुसार जो है दानापुर स्टेशन से वो सगुना मोड़ के लिए जो है चढ़ी थी ऑटो पर, लेकिन उसके आगे जाकर के बस स्टैंड, वहां से लगभग जो है 3 किलोमीटर आगे है बस स्टैंड, वहां उतार दिया और पैसे ज्यादा भी मांग रहा था ऑटो चालक, जिसकी वजह से महिला सिपाही निशु कुमारी ने उसका विरोध किया और उसी में बकझक हुई। और उसके बाद जो है वहां ऑटो चालक जुट गए और उसमें महिला सिपाही को जो है
थप्पड़ मार दिया और मारने के बाद वहां से जो वो ऑटो चालक है वो फरार हो गया। हालांकि इस निशु कुमारी उसका पीछा की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, जिसके बाद निशु कुमारी ने दानापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में और उस ऑटो चालक की पहचान में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ऑटो ड्राइवर पर पिटाई का आरोप लगा है। दानापुर थाना से जुड़ा हुआ पूरा मामला सामने आया है। हालांकि जो महिला सिपाही ने आवेदन दिया है, उस आवेदन के आधार पर अब आरोपी ऑटो ड्राइवर की तलाश जारी है। और हमको एक थप्पड़ मारा है वो खींच कर। उसका कारण कुछ नहीं, वो जबरदस्ती हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा था। हम बोले कहीं भी ला करके छोड़ दीजिएगा और हमको कहीं भी पहुंचा दीजिएगा, और उसके वजह से हमको थप्पड़ मार दिया। हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया कुछ भी, थप्पड़ हमको मार दिया। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रेम शंकर यादव को यह धमकी मिली है। बता दें कि एक शख्स ने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर विधायक को धमकी दी है। विकास सिंह नाम बताया जा रहा है इस शख्स की जिसने धमकी दी है। विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बैकुंठपुर से आरजेडी के विधायक प्रेम शंकर, जिनको वीडियो के जरिए धमकी दी गई है। वायरल वीडियो में धमकी देने वालों ने बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरजेडी विधायक द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की है। गाली गलौज करने के साथ ही धमकी दी है। हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद आरजेडी विधायक बजट सत्र में शामिल होने पटना चले गए हैं। टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर, टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर, टारगेट फॉर यू प्रेम शंकर। तो देखिए, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो के जरिए आरजेडी विधायक को धमकी दी गई है। गाली गलौज के करने के साथ ही धमकी दी गई है और यह शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि शिकायत अब दर्ज हो चुकी है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरजेडी विधायक द्वारा दिए गए बयान के बाद से ही इस शख्स ने नाराजगी अपनी जाहिर की है और इसने ऐसी धमकी दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद से आरजेडी विधायक बजट सत्र में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। और गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कार्रवाई अब तक इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने एसआईटी का गठन किया है एसडीपीओ 2 अभय रंजन के नेतृत्व में। तो इस वक्त पुलिस टीम आरोपी के घर पर छापेमारी की है, लेकिन आरोपी विकास सिंह है वो फरार बताया जा रहा है। तो पुलिस उसके मोबाइल और कॉल ट्रेस के आधार पर जो लोकेशन मिला है उसके आधार पर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ विधायक ने बैकुंठपुर थाने में लिखित शिकायत देकर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि बार बार उन्हें वीडियो जारी करके धमकी दी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए गोविंद आपका। तो देखिए, आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव, जिनको ये वीडियो जारी करके धमकी दी गई है। और देखिए, प्रेम शंकर को ये धमकी देता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है जिसने वीडियो जारी किया है। जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस मामले में एसआईटी का गठन भी अब कर दिया गया है गोपालगंज प्रशासन की तरफ से और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां सेना के सप्लाई डिपो में संधमारी हुई है और यहां से 27 एलपीजी सिलेंडर की चोरी हो गई है। साईं मंदिर के पास सेना के सप्लाई डिपो का गोदाम है, जहां से 27 सिलेंडर की चोरी हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही सप्लाई डिपो के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद शक के आधार पर पीपापुल घाट के पास छापेमारी की गई और चोरी के 4 सिलेंडर बरामद भी हो गए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ हो रही है। इसमें आरंभ किया और एक अभियुक्त की इसमें शनाख्त भी हुई है, उसको पहचान लिया गया है और इसके अलावा 4 सिलेंडर बरामद भी इसमें कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इसमें टीम बना दी गई है और बाकी के सिलेंडरों की बरामदगी हेतु प्रयास जारी है।
आज नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करीब 3.15 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश करेंगे। बजट में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस की उम्मीद है। इस बजट में सरकार नई नौकरी और रोजगार के मौके पर जोर दे सकती है। और बजट में क्या हो सकता है खास, बता रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आज आम बजट पेश होगा। बिहार विधानमंडल में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज आम बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि ये बजट लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बजट में नौकरी, रोजगार, महिला, युवा, खेती, किसान और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। नई नौकरियों और महिला कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष राशि भी आवंटित किए जाने की संभावना की जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ साथ उद्योग को बढ़ावा देना है। शिक्षा के लिए भी अधिक से अधिक राशि का आवंटन किया जा सकता है। तो आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने वाला है। काफी उम्मीदें हैं। स्कीम मद का बजट बढ़ने की भी जो उम्मीद है वो की जा सकती है। हालांकि ये जो बजट है 3.15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। तो आज सबकी निगाहें होंगी कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में ये बजट एक साल बिहार को प्रभावित भी करेगा। उसके मद्देनजर ये बजट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। झारखंड विधानसभा में भी आज वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पहला बजट पहली बार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 7 से 10% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। ऐसे में 2025-26 के बजट का आकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। आगामी बजट में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी स्कीम मैया सम्मान योजना पर खास फोकस होगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए कहा था कि इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का पूरा फोकस होगा। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ने की संभावना है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार फोकस रखेगी, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर होगा। तो देखिए, आज झारखंड का बजट पेश होने वाला है और इस बार के झारखंड के बजट से लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों ने अपना समर्थन हेमंत सरकार को दिया और हेमंत सरकार 2.0 का ये बजट आज पेश होना है। और बताया जा रहा है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिए जो बजट एलोकेशन है उसका खासा ध्यान जो है इस बार रखा जाएगा। पहली बार बजट में वित्त मंत्री पेश करेंगे राधाकृष्ण किशोर। और बता दें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक क्षेत्र का उत्थान की बात हो, तो इस पर पूरा फोकस होगा। इसके साथ साथ जो मैया सम्मान योजना महत्वाकांक्षी योजना रही, उसके लिए भी बजट एलोकेशन का आकार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि 2025-26 का जो बजट होगा उसका आकार पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा होगा और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस बजट को पेश करेंगे। बता दें कि इस बजट से कई उम्मीदें हैं जेएमएम की तरफ से, जहां इसे 3D बजट बताया जा रहा है, तो वहीं समृद्ध झारखंड की झलक इस बजट में देखे जाने की बात जो है वो सत्ताधारी दल के द्वारा कही गई है। लेकिन आम लोग क्या कुछ सोचते हैं? लेकिन जिस तरह से झारखंड सरकार की चाल और चरित्र है वह बिल्कुल ही निराशाजनक चाल और चरित्र है। देखिए, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव लगभग 5 सालों से बाकी है,
लेकिन झारखंड सरकार किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन जी का बजट, अबुआ बजट जो है ना, पूरे देश में जो है इसका लोग चर्चा करेंगे। जो बजट आने जा रहा है सारा पब्लिक खुश होगा और विपक्षी जितने भी हैं उल्टा सीधा बोलते रहे तो अपना काम, तो उनका काम ही यही है कि उल्टा बोलना। पहला कि आप रोड में जाके देखिए जो चालान कट रहा है। अब सुबह बच्चा को 6 बजे जाते हैं करने के लिए तो आपको खाली छोड़ के आए और मतलब मैसेज आ गया कि 1000 रुपये देना है। होल्डिंग टैक्स थोड़ा देखना है सरकार को। आप जनता के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। हुआ आवास आपका जो बजट आएगा वो अलग आएगा, मगर जनता के लिए जो मुख्य कार्य सुविधा है जैसे पानी, बिजली, होल्डिंग टैक्स और कमती में जो चालान कट रहा है उसमें कमती में आम जनता के लिए भी रियायत आए, हमें सरकार से उम्मीद करते हैं। मात्र हॉस्पिटल रिम्स है, उसमें जो लोग आराम से कर रहे थे 5 रुपया देके, उसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना गया है कि आप ऐप लोड करिए और ये सब करिए। और उसमें सबके पास अभी एंड्रॉयड फोन नहीं है जो कर पाता है। आम पब्लिक परेशान हो रहा है। इस सब चीज को भी सुधार करना चाहिए। बजट को लेकर लोगों को कई उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा में कहा जाए तो लोग विशेष रूप से नजर जमाए हुए हैं कि इस क्षेत्र में सरकार कुछ करेगी। अब देखना होगा कि सरकार के बजट में इन तमाम चीजों को कितना ज्यादा समावेश किया जाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर और कार में भीषण टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। जादवपुर के राजवाही गांव के पास घटना हुई। रेखई टोला के रहने वाले सभी घायल बताए जा रहे हैं। बारात से लौटने के दौरान यह दुर्घटना हुई है। बताया जाता है कि रेखई टोला से बारात मोतिहारी गई थी। लौटने के दौरान गंडक नदी के पुल पर यह हादसा हो गया। डॉक्टर ने 2 लोगों की चिंताजनक गंभीर स्थिति बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। तो ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई और इस सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हैं जो इलाजरत हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बता दें कि जादवपुर के राजवाही गांव के पास से घटना घटी है। रेखई टोला के रहने वाले सभी घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 6 मार्च को गोपालगंज आएंगे। यहां भोरे प्रखंड के रामनगर में 5 दिनों तक हनुमत कथा करेंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा का एसपी अवधेश दीक्षित ने निरीक्षण किया। लाखों की संख्या में पहुंचने वाली भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर विशेष थाना खोलने, दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगाने के साथ अग्निशमन दस्ता को तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। एसपी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। में राम जानकी मठ के पास 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम है। उसी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ और अन्य सभी पदाधिकारीगण और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। और जो यहाँ के महंत हैं उनके साथ भी कैसे अगले 5 दिन में क्राउड कंट्रोल और बाकी सब चीज़ों को लेकर, सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम किए जाने उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं।